Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kamboh, your chemistry teacher. Student, today we are going to study a very important topic, that is London Dispersion Forces. आज किस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि London Dispersion Forces, they are also called short range forces, they are also called instantaneous dipole induced dipole forces. हम ना इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की ओरिजिन इसको डिस्कस करेंगे. हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे कि इनको ये मुख्तलिफ नाम हम क्यों देते हैं. फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एंड दे आर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड एटॉमिसिटी, आई मीन नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. साथ ही साथ हम ये पढ़ेंगे कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, और अगर इसी टॉपिक में से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आए तो कौन कौन से होंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक में से एमसीक्यूज क्या क्या आ सकता है. ये सारी की सारी बातें जो है आज के इस लेक्चर का हिस्सा. तो हम आगाज करते हैं. स्टूडेंट, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, व्हाई लंदन, व्हाई दे आर कॉल्ड डिस्पर्शन, क्यों कहते हैं. अच्छा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हम इनको कहते हैं दीज आर शॉर्ट लिव्ड या मोमेंट्री फोर्सेस. हम इनको एक और भी नाम देते हैं. हम इन्हें कहते हैं दीज आर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये भी इनके नाम है. हम ना इन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई दे आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. लंदन, it should be kept in mind student, that these forces were first introduced by a German physicist, and the name of that German physicist is Fritz लंदन, और उसी के नाम पे ना हम इन्हें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कह रहे हैं. ही इज द फ्रिट्ज लंदन. ही वॉज जर्मन फिजिसिस्ट. He was not the chemist, he was the German physicist. These forces, these are also called temporary dipole forces. In some books it is written that these are called temporary dipole forces. ये तमाम terminology that must be the part of your written. इन सब चीज़ों को लिखते जाया करो, इन सब चीज़ों को समझते जाया करो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. एक्चुअली ना मुझे चाहिए कि मैं ना पहले एक्सप्लेन करूं, वहां से डेफिनेशन को डिराइव करूं, बट अनफॉर्चुनेटली पहले मैं ना डेफिनेशन से कुछ टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. पहली बात, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस. It should be kept in mind, these are intermolecular forces, not intra. These are present between the molecules. Intermolecular forces. These are the attractive forces, I mean intermolecular forces, present between दो चीजें याद रखनी है. एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, द अदर इज इंड्यूस्ड डाइपोल. मैं थोड़ा सा और बहुत ज्यादा नॉलेज, जितनी ज्यादा टर्मिनोलॉजी आ रही है ना उतनी ज्यादा एक्सेप्ट करो. द अट्रैक्टिव फोर्सेस, द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल. टेम्परेरी डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल. टेम्परेरी. अच्छा, टेम्परेरी भी कह सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी कह सकते हो. मैं दोनों ही कहूंगा. इंस्टेंटेनियस, टेम्परेरी और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इन वन मॉलिक्यूल, एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इन एन अदर मॉलिक्यूल. दैट इज कॉल्ड द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस. हम इसको समझेंगे, उसके बगैर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते. मैं जरा ना एक्सप्लेनेशन की तरफ आता हूं. एक्सप्लेनेशन में मैं कुछ चीजें ना क्लियर करने की कोशिश करता हूं. एक्सप्लेनेशन, स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये हुआ कि नोबल गैसेस, particularly the helium. Helium is a noble gas. Helium is a noble gas. At room temperature, this one is a gas.
इट कैन बी लिक्विफाइड, कैन बी लिक्विफाइड। अच्छा, क्या मतलब? हीलियम को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक कन्वर्ट तो तभी होगा ना अगर हीलियम मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप होगी। हीलियम इज अ नॉन पोलर। अब नॉन पोलर के दरमियान किस किस्म की अट्रैक्शन डेवलप होती है? इससे पहले हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसे हम डिबाई फोर्सेस कहते हैं, वो होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान किस किस्म की अट्रैक्शन? साफ है, अगर हीलियम लिक्विफाइड हो सकता है, इसका मतलब है कि हीलियम उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी होती है? हीलियम इज नॉन पोलर, तो वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस नहीं होंगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। अब फिर किस किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम आंसर करना चाहते हैं। मेरे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हीलियम के, दीज आर द हीलियम मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक बात जरा ना, वो अभी ही हम क्लियर कर लें ताकि वो बाद में प्रॉब्लम ना करे। हीलियम जो है ना, ये एक नोबल गैस है, ये मोनो अटोमिक गैस है। ये मैं बार बार लिखूंगा, ये मोनो अटोमिक गैस। इसका मतलब तो समझा करो। मोनो अटोमिक, मोनो वन अटोमिक एटम। इट्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन एटम। एक एटम पर, क्या मतलब? वो एटम भी है, वो मॉलिक्यूल भी है। तो इन केस ऑफ नोबल गैसेस, इन केस ऑफ ओनली नोबल गैसेस, in case of noble gases, this one is the atom, this one is the atom, as well as this one is the molecule। मैं जो मर्जी बोल लूं, लेकिन जब आप सपोज, जब आप मीथेन की बात करते हैं, मीथेन की, तो मीथेन में दिस इज द CH4, दिस इज नॉट द एटम, दिस वन इज द मॉलिक्यूल। इट कंप्राइजेस ऑफ 5 atoms, this is not, this is the molecule। but in case of similarly in case of chlorine we says Cl2, and Cl2 is not an atom, this one is a molecule। but in case of noble gases, this one is the atom as well as molecule। तो sometimes I will say atom, but sometimes I will say molecule। दोनों को ही आप अकोमोडेट करना। अब होता भला क्या है, आपने इस कंटेनर में हीलियम गैस को लिया, अब ये हीलियम का मॉलिक्यूल रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली एक दूसरे के पास से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब इनके दरमियान लंदन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस कैसे डेवलप होती है, जरा एक्सप्लेनेशन पे आना। अब जरा असल काम की तरफ आओ, वो चीज जो आपको समझनी। स्टूडेंट, ये हीलियम का एक मॉलिक्यूल है, एटम है। ये हीलियम का एक और एटम है। मैं दो तरह से बात समझाऊंगा, जरा समझना, मैं दो तरह से बात समझाऊंगा। ये हीलियम के दो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, जब हीलियम के एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास से गुजरता है, this one is the nucleus of helium, and this one is the electrons revolving around the nucleus। now I will say it, this is the electron density, dense, नई जो भी चीज आए एक्सेप्ट करो। this is the electronic cloud, electron density, electronic cloud, electrons revolving around the nucleus, they create the electron density, that is the electronic cloud, electron density, electronic cloud। अब होता बड़ा क्या है कि अब अगर आप इसको देखेंगे ना, दिस इज द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम। सिमेट्रिकल, नॉन पोलर, दो लफ्ज सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल, दिस इज नॉन पोलर, सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर है। सिमेट्रिकल मीन न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, that is a uniformly distributed around the nucleus। that mean symmetrical। अब नॉन पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में क्रिएट अभी नहीं हुए। तो दिस वन इज अ मॉलिक्यूल, एन एटम ऑफ हीलियम, दिस वन इज अनदर मॉलिक्यूल और एटम ऑफ हीलियम। ये इसके न्यूक्लियस, this is the nucleus carrying the proton and electron revolving around this nucleus, and they create the electronic density, electronic cloud। अब एक हीलियम मॉलिक्यूल या एटम दूसरे के पास से गुजरता है। मैं दो बातें करूंगा, जरा अब्सॉर्ब करना दोनों बातें।
एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के पास से गुजरता है, जब गुजरता है इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है। ये तेजी से गुजर रहा है, ये तेजी से गुजर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा अब इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये इलेक्ट्रॉन्स आ गए और न्यूक्लियस इधर आ गया। फर्स्ट इज वाज सिमेट्रिकल, द इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकल, इट वाज नॉन पोलर। लेकिन जब ये पास से गुजरेगा ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। नाउ इट हैज डेवलप्ड द डाइपोल। अब इसमें डाइपोल डेवलप हो गया। सच ए डाइपोल इज टर्म्ड, दो नाम हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डाइपोल और इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो हम इसे कहेंगे दिस इज द टेम्परेरी और इंस्टेंटेनियस आगे आप इसको खुद ही मैनेज कीजिए। ये डाइपोल, ये तस्वीर का एक रुख है। कुछ बुक्स कहती है नो 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 नो, टेम्परेरी या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस तरह नहीं प्रोड्यूस होता। हम कहते हैं वो कैसे? वो कहते होता ये है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड दिस एटम और मॉलिक्यूल्स, हीलियम को छोड़कर किसी और की भी बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वी हैव अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सिमेट्रिकल, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बारे में कह रहा हूं, सिमेट्रिकल। अब होता बड़ा क्या है कि सम टाइम फॉर अ मोमेंट ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये अनसिमेट्रिकल हो जाता है, एक तरफ ज्यादा झुक गया दूसरी तरफ कम हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर आया बाकी हिस्सा दूसरी तरफ चला गया। तो ये कुछ लम्हे के लिए ये डाइपोल क्रिएट कर गया खुद ब खुद। दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अच्छा एक और भी टर्म एक नहीं तीन टर्म्स, इस डाइपोल का इस नॉन पोलर का डाइपोल में कन्वर्ट होना, नॉन पोलर का डाइपोल में कन्वर्ट होना, इसके लिए हम ना तीन अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। नॉन पोलर का डाइपोल में कन्वर्ट होना, हम इसे कहते हैं डिस्पर्शन, हम इसे कहते हैं डिस्टॉर्शन, हम इसे कहते हैं पोलराइजेशन। आपने तीनों टर्मिनोलॉजी, डिस्पर्शन, द कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर इनटू पोलर, नॉन पोलर का डाइपोल में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। पहले इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब डिस्पर्स हो गई, मुंतशिर हो गई, एक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा देन द अदर। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड डिस्टॉर्शन, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड पोलराइज, पोल्स क्रिएट हो गए, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियल नेगेटिव, पोलराइजेशन। तीनों में से मैं कोई एक, हियर वी यूज द डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, वो ज्यादा मशहूर हो गया ना। वी आल्सो से द लंदन डिस्टॉर्शन फोर्सेस, वी कैन आल्सो से द लंदन पोलराइजेशन फोर्सेस, बट नॉर्मली इट इज यूज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। नाउ दिस वन इज टेम्परेरी और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब इसके पास से एक और नॉन पोलर हीलियम मॉलिक्यूल पास करता है, यहां से गुजरता है। अब ये करेगा, इसका पॉजिटिव एंड उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो नॉन पोलर भी डाइपोल बन जाएगा। अब उसका न्यूक्लियस इधर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो वो भी डाइपोल। अब ये जो डाइपोल बना है ना, आप इसको इंस्टेंटेनियस नहीं कहेंगे, आप इसको कहेंगे दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल, आप इसे इंड्यूस्ड डाइपोल कहेंगे। अब आपके पास दो डाइपोल्स, एक इंस्टेंटेनियस एक इंड्यूस, एक टेम्परेरी एक इंड्यूस। अब इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, दीज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। सारी गुफ्तगू में ना मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बताए। मैंने आपको बताया कि हीलियम के इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थी जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था अराउंड द न्यूक्लियस, तो दैट वाज नॉन पोलर और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। लेकिन जब उसके पास है, अब यहां पे मैंने दो बातें की, जब उसके पास एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल पास गुजरता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है, और यूं वो नॉन पोलर जो है वो डाइपोल क्रिएट हो गए। सच ए डाइपोल इज कॉल्ड टेम्परेरी और इंस्टेंटेनियस।
मैंने दूसरी बात क्या की कि सम टाइम ये भी होता है, ये सेकंड थॉट है, सम टाइम क्या होता है कि ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं किसी एटम में या मॉलिक्यूल में, और सम टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक साइड पे ज्यादा दूसरी साइड पे कम, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड दैट। तो दोनों बातें ही आपने सीन में रखनी। वंस यू हैव द डाइपोल, then when a molecule, another molecule will pass from here, is positive and will attract the electronic cloud of that passing molecule, और उसको भी that creates a dipole, but such dipole is called induced dipole। अब एक और बात, किसी नॉन पोलर का डाइपोल में कन्वर्ट होना, द कन्वर्जन ऑफ अ नॉन पोलर इनटू डाइपोल, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हम उसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान, दिस इज टेम्परेरी डाइपोल, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टेम्परेरी डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। हम इनको लंदन डिस्पर्शन फोर्स, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, London dispersion forces, why they are called London? Because they was introduced by a German physicist that is called Fritz London. That is why they are. दूसरा, the second point, they are also called short-lived forces. हम इनको दो और नाम देते हैं। हम इन्हें कहते हैं these are called short-lived. They are also called momentary forces. Short-lived और momentary forces. Why? शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम वक्त के लिए ऑपरेट करती है, मोमेंट्री, लम्हाती, फॉर अ मोमेंट दे विल ऑपरेट। होता भला क्या है, जब ये मॉलिक्यूल इसके पास से गुजरेगा, इसको इसने इंस्टेंटेनियस डाइपोल कर दिया, उस इंस्टेंटेनियस डाइपोल के पास से जब एक और नॉन पोलर गुजरेगा, वो भी आपके पास इंड्यूस हो गया, उन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप हुई। अब अट्रैक्टिव फोर्सेज जब डेवलप हो गई, अब ये नहीं कि अट्रैक्टिव फोर्सेज एलडीएफ के बाद ये मॉलिक्यूल यहीं पर रुक जाएंगे, नो, अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये इधर को पास कर जाएगा, ये आगे, जो ही ये एक दूसरे से दूर गुजर जाएंगे, अब दोबारा इलेक्ट्रॉनिक और न्यूक्लियस के गिर्द सिमेट्रिकली मूव करना शुरू करेगा। इसका मतलब है ये कुछ देर के लिए ही बनती हैं, ऑपरेट करती है। कितनी देर के लिए? सम बुक से दैट 10⁻⁻12 ऑफ अ सेकंड, एक सेकंड के 10⁻12, बहुत कम वक्त के लिए। लेकिन ये ना हर वक्त बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो उसकी वजह से, तो इसका मतलब हुआ कि जब आप हीलियम को लिक्विफाइड करते हैं तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है, बहुत कम वक्त के लिए ऑपरेट करती है, मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है। एक और चीज, वो बहुत खूबसूरत चीज है, और वो क्या, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, दीज आर प्रेजेंट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, प्रेजेंट इन all types of molecules, ये बात समझनी है खुदारा, ये हर किस्म के मॉलिक्यूल में पाई जाती है, वेदर दे आर नॉन पोलर और दे आर पोलर, हर किस्म के मॉलिक्यूल में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जरूर होगी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ लंदन फोर्सेस पाई जाती है। In non-polar molecules, we only have London dispersion forces, like that of noble gases. Noble gases में सिर्फ और सिर्फ like that of F2, Cl2, halogen, like that of hydrocarbon, methane वगैरह, इन सब में all these are non-polar molecules. In a non-polar molecule, we only observe the London dispersion force. It means non-polar molecules, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस only. This it means that in non-polar molecule the London dispersion forces are very significant, बहुत अहम। On the other hand, if we talk about the polar molecule, we have HCl here, we have water here, these are polar molecule। क्या पोलर मॉलिक्यूल में भी एलडीएफ है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स? यस है। अब अगर आप HCl की बात करें, इन HCl वी ऑब्जर्व डाइपोल फोर्सेस एंड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन वाटर वी ऑब्जर्व लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, we observe dipole forces,
but the most prominent is hydrogen bonding. Hydrogen bonding is the most important what? Most effective intermolecular force in water, that is hydrogen bonding. Beside hydrogen bonding, we also observe the dipole-dipole force in London dispersion forces. इसका मतलब है polar molecules में other forces के साथ साथ London dispersion forces मौजूद है. But in non-polar molecule, we only observe the next one. Non-polar molecule, they are generally इस लफ्ज में बड़ा knowledge है. They are generally the weakest intermolecular forces. अगर मैं ना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को स्ट्रेंथ के लिहाज से अरेंज करूं, ऑर्डर इनका तो देखिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है दे आर द आयन डाइपोल फोर्सेस, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उससे वीक डाइपोल फोर्सेस, उससे वीक डिबाई फोर्सेस, और सबसे जो वीकेस्ट हैं दे आर लंडन डिस्पर्शन फोर्स. बट दिस इज जनरली in 95% cases London forces are the weakest, but in some cases they are very strong. अब इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ, अच्छा एक चीज आपको मैं बताता चलो, वी से वेंडर वॉल फोर्सेस. मैं एक चीज ना क्लियर करना चाहता हूं. वंडरवाल फोर्सेस, these are the weak forces. In Van der forces we include the dipole forces and London dispersion forces. These are called the Van der forces. अब ना dipole forces, London dispersion, these are intermolecular forces. अगर मैं इनको कंपेयर करूं किसके साथ, मैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ इनको कंपेयर करता हूं, कोवलेंट बॉन्ड के साथ, दैट इज इंट्रामोलेकुलर फोर्स, कोवलेंट बॉन्ड के साथ. तो कोवलेंट बॉन्ड से ये जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये अप्रोक्सीमेटली 1/10 ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ये अप्रोक्सीमेटली 1/100 ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है. मैं जरा बात को क्लियर करता चलो. मेरे पास ना क्लोरीन है, क्लोरीन, मैं ना क्लोरीन के बारे में दो बातें, एक क्लोरीन की डेल्टा एच सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और दूसरा क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी, मैं बीई लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में. दो चीजें, क्लोरीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन क्लोरीन नॉन पोलर है, नॉन पोलर, एंड इन क्लोरीन वी ओनली ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. इसमें सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है. अब साफ जरा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है कि क्लोरीन उसको वेपर्स में ले जाना, जब ये सॉलिड में डायरेक्ट वेपर्स में ले जाना, तो डायरेक्ट वेपर्स में ले जाने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू ब्रेक द इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, एंड इन क्लोरीन वी ओनली ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. कितनी एनर्जी चाहिए, वो कहते हैं जी इसके लिए यू नीड द 25 किलो जॉल पर मोल, यानी एक मोल क्लोरीन उसमें लंडन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए वी नीड 25. ऑन द अदर हैंड ये जो बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है कि क्लोरीन में मॉलिक्यूल में ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए वी नीड 244 किलो जॉल पर मोल. ये इतनी एनर्जी चाहिए. मतलब क्या है, दिस इज द लंडन डिस्पर्शन फोर्स, इतने, और दिस वन इज द कोवलेंट बॉन्ड. तो कोवलेंट बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जनरली वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, और इन दो को मैंने क्या कहा, दीज आर वंडर वाल फोर्सेस. और वंडर वाल फोर्सेस ये दोनों जो हैं डाइपोल लंडन डिस्पर्शन, दीज आर मच वीकर देन दैट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज दीज आर इंटरमोलेकुलर एंड दिस इज इंट्रामोलेकुलर फोर्स. और मैंने आपको एग्जांपल भी दी. स्टूडेंट ये सारी की सारी. अब हम बढ़ते हैं आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. जी स्टूडेंट, अब हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. वी हैव टू फैक्टर्स हियर, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अब इन दो फैक्टर्स को देखना है. साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में ना आपको ना कुछ एग्जांपल्स दूंगा, एग्जांपल्स, और इन एग्जांपल्स की बेस पे मैं अपनी ये बात जो है ना इसको एक्सप्लेन करूंगा. एग्जांपल्स में मेरे पास पहली एग्जांपल जो है ना दैट इज अबाउट द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस, अच्छा मैं इसको ना नोबल गैसेस कह रहा हूं, गैसेस. मैं इनको 8th ए ग्रुप कहता हूं, 8th ए ग्रुप. मैं इनको 0 ग्रुप कहता हूं, 0 ग्रुप. अच्छा, why they are called noble gases? Due to their inertness. These are also called the inert gases. दूसरी बात, why they are called the 8th group? Because they have 8 electrons in their valence shell. Why they are called the 0 group? Because their valency is 0.
तो हर एक नाम के पीछे मानी है। अच्छा, मेरे पास नोबल गैसेस में क्या क्या है? नोबल गैसेस मेरे पास है, आई हैव हीलियम, आई हैव हीलियम, आई हैव नियॉन, नियॉन, आर्गॉन, krypton, xenon, and we have the radon. These are noble gases. Noble gases. Look at the boiling point of these gases. Boiling point, boiling point. फिर हम आगे बढ़ते हैं। Boiling point अगर आप देखेंगे ना, पहले मैं ना मुद्दा क्रिएट करता हूं कि हम जानना क्या चाहते हैं, समझना क्या चाहते हैं। तो ये आपको आने चाहिए, इनके नाम आने चाहिए। अब असल आहिस्ता ऐसा पॉइंट की तरफ आओ। बॉइलिंग पॉइंट का, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है मैं इसका सिर्फ लिखूंगा -268.6 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊपर से नीचे आए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज -61.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब बात को सुनना, अगर साथ ये माइनस ना लिखा हो तो फिर डेफिनेटली दिस वन इज अ बिगर वैल्यू, और ये उसके मुकाबले में छोटे। लेकिन when we put the minus, अब इसका मतलब क्या है? नाउ दिस इज स्मॉलर वैल्यू, मच। अगर मैं इन 6 की 6 नोबल गैसेस, 6, अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इन 6 में हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, इन 6 में सबसे कम, और रेडॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब है ज्यादा। when we move from top to bottom in noble gases, boiling point increases, मैं यहां पे लिखूंगा increases। अब अगली बात, बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है? द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब नोबल गैसेस के बारे में, नोबल गैसेस जो है, नोबल गैसेस, दे आर मोनो एटॉमिक गैसेस। कई बातें आपको जेन बार बार रिवाइज करनी पड़ती। मोनोटॉमिक, कुछ देर पहले मैं हीलियम के बारे में कर, यानी इनका जो एटम ही मॉलिक्यूल कहलाता है। दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, दे हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दे हैव नॉन पोलर एटम्स। और अगली बात जो ही आए तो जेन में क्या रखनी, वो क्या है? वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वी ओनली ऑब्जर्व द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज कर रहा है, उसका जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज द लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ऊपर से नीचे आते हुए इनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही, वो ज्यादा से उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाती। अब अगली बात, यहां तक बातें देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब हमने अगली बात कि ऊपर से नीचे आते हुए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस उनकी स्ट्रेंथ क्यों बढ़ती है? पहली बात, आपको इनका एटॉमिक नंबर भी आना चाहिए। द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज 2, इसका 10, 18, 36, 54, 86 मैंने बड़ी तेजी से लिख दी है। एक तो यह है कि एक लंबे अरसे से पढ़ाते पढ़ाते मुझे वैसे ही याद हो गए, और एक और भी है, मैंने क्या किया, मैंने हीलियम का एटॉमिक नंबर याद रखा, उसमें 8 ऐड कर दिया, फिर मैंने 8 ऐड कर दिया, फिर मैंने 18 ऐड कर दिया, फिर मैंने 18 ऐड कर दिया, फिर मैंने 32 ऐड किए, और मैं तेजी से ऊपर से नीचे इनके एटॉमिक नंबर लेता गया। ये जो है ना 8, 8, 18, 18, 32, ये दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स, मैजिक नंबर। तो मैंने मैजिक नंबर का इस्तेमाल करके इनके एटॉमिक नंबर को भी याद कर लिया। अब एटॉमिक नंबर 2 चीजें हमें बताता है, जेड एटॉमिक नंबर 2 चीजें हमें बताता है। यह हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक और चीज ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हुआ, हीलियम के एटम में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में 10, आर्गन में 18, 36, 54, 86 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ना हीलियम से रेडॉन की तरफ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करने से साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी इंक्रीज करता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत छोटा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े। मैं ना 4 चीजों को आपस में कोरिलेट करना चाहता हूं, जरा ये याद करना। मैं अक्सर बच्चों से कहता रट्टा ना लगाओ, लेकिन यहां मैं कहूंगा लगाओ रट्टा, कम से कम याद तो बातें तो याद करो ना। तो मैं क्या चीजें आपको याद करवाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, size of electronic cloud that is directly proportional to
ease mean आसानी, ease of dispersion कह लो, distortion कह लो, polarization कह लो, directly proportional to POLA polarizability, directly proportional to strength of London Dispersion Forces. Students, इन सब बातों को आपने कोरिलेट करना है. मैं दोबारा बोल रहा हूं, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर से नीचे आए, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्रीज करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ डिस्पर्शन. इसका मतलब है हीलियम के बजाय नियॉन में ईज ऑफ डिस्पर्शन, यानी डिस्पर्शन आसानी से हो जाती है. दैट इज डायरेक्टली पोलराइजेबिलिटी. वी हैव टू लर्न व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ. तो इसका मतलब है ये सारी बातें आपको जेहन में रखनी पड़ेगी. और ये अगर आप चारों के चारों टर्मिनोलॉजी अगर आपके जेहन में आ गए तो इससे रेलेवेंट जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है आप उसको, और अगर लॉन्ग भी आता है आप आसानी से उसको राइट डाउन कर सकते हैं. अच्छा, अब जरा आइएगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बनने से ईज ऑफ डिस्पर्शन. ये ईज ऑफ डिस्पर्शन क्या है स्टूडेंट? अगर आप हीलियम को देखोगे, हीलियम को, तो हीलियम के केस में जरा गौर से देखना, हीलियम के केस में न्यूक्लियस इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन while 2 इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ये हीलियम है, हीलियम. और अगर आप नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन के न्यूक्लियस में देयर आर 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक लार्ज साइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके घेरता है. इसका मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज छोटा है, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ गया. अब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं. हम डिस्पर्शन, ईज ऑफ डिस्पर्शन इसको समझना चाहते हैं. अब ना जब साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाएगा. अब हमने अभी क्या पढ़ा कि जब एक हीलियम मॉलिक्यूल से इसके एटम या मॉलिक्यूल उसके पास एक और गुजरता है हीलियम का, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है और डाइपोल क्रिएट होता है. अब एक हीलियम के पास हीलियम का मॉलिक्यूल गुजारे, एक नियॉन के पास है नियॉन का मॉलिक्यूल गुजारे. अब हमने देखना है कि किस में डिस्पर्शन, डिस्टॉर्शन, पोलराइजेशन इजी होगी. तो डेफिनेटली उसमें इजी होगी जिसके न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप वीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसके पास से जब गुजरेगा तो चूंकि न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन पे ग्रिप वीक है, होल्ड कम है, लिहाजा ये आसानी से डिस्पर्स हो जाएगा, आसानी से डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब क्या हुआ, जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बढ़ता जाता है न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे ग्रिप वीक होती जाती है, और यूं उसका डाइपोल में डिस्पर्स होना, डिस्टॉर्शन होना, पोलराइजेशन वो आसान से आसान होती जाती है. पोलराइजेबिलिटी क्या है? पोलराइजेबिलिटी जरा देखना, जब हीलियम जो है जब इसका डाइपोल बना तो इधर 2 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, चार्जेस सेपरेट हो गए. और अगर आप नियॉन की बात करेंगे, नियॉन के केस में जो आपके पास डाइपोल बना, जिसे हम इंस्टेंटेनियस भी कहते हैं और बाद में वो फिर इंड्यूस भी, इसमें हियर वी हैव द 10 इलेक्ट्रॉन्स on one side and the nucleus having 10 proton on the other side. This is the partial positive, this is the partial negative. अब ये जो पोल्स की सेपरेशन है ना, अब साझर कि इस पे जो पोल्स बनेंगे वो उतने स्ट्रांग नहीं होंगे, इस पे जो पोल्स बनेंगे वो स्ट्रांग होंगे, वेरी स्ट्रांग. ये जो क्वांटिटेटिव हम इसको मानेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट 2 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट 10 प्रोटॉन, चार्ज सेपरेशन. यहां पे चार्ज सेपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, यहां पे ज्यादा स्ट्रांग है. तो इसको ये जो क्वांटिटेटिवली हम इसको मेजर करते हैं ना, द क्वांटिटी, आई वांट टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेबिलिटी. इसको आप देखें, पोलराइजेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज्ड और डिस्टॉर्टेड. यू हैव टू लर्न दिस वन. अब जितना साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा उतनी ईज ऑफ डिस्टॉर्शन आसान होगी, ज्यादा होगी, और उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी. और जितनी पोलराइजेबिलिटी, पोल स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी. इसलिए आपने इन 4 चीजों को आपस में कोरिलेट करना. वी हैव अनदर एग्जांपल दैट इज अबाउट द, दिस वन इज द एग्जांपल नंबर 1. वी हैव अनदर एग्जांपल 2 दैट इज अबाउट द
halogens. Halogens, they are also called halogens. They are also called 7th A group. अगर मैं यूं लिखूंगा ना तो F2 में F लिख रहा हूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मैं एस्टाटीन को डिस्कस नहीं करूंगा, दैट इज रेडियो एक्टिव. बहुत कम उसकी हाफ लाइफ है, बनता है, गायब हो जाता है. वी हैव नो मच इंफॉर्मेशन अबाउट एस्टाटीन. मैं इन्हीं को ही हैलोजन कंसीडर करूंगा. स्टूडेंट, ये तो मैं इनको एलिमेंटल फॉर्म में लिखा, लेकिन ये मेरे पास एग्जिस्ट कैसे करते हैं? ये एग्जिस्ट करते हैं F2, Cl2, Br2, I2, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. अब ना दो चीजें, एक तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फ्लोरीन, दैट इज -188.1 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस, लुक एट माइनस. while the boiling point of iodine is plus 184.4 डिग्री सेंटीग्रेड. माइनस प्लस, बहुत कम, ज्यादा. तो ऊपर से नीचे आए, जैसे मैंने यहां पे कहा, यहां भी बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है. अच्छा, एक और पॉइंट, मैंने कहा दो बातें. ये जो है ना, बोथ दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर. गैसेस, दिस वन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज अ सॉलिड. बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहा है, फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है. फिजिकल स्टेट, halogen is the only group in periodic table in which the compound exists in 3 physical states. Gases, liquid, तीनों में एग्जिस्ट करते हैं. तो अब जहां ऊपर से नीचे आए, दो चीजें, फिजिकल स्टेट, लिक्विड, गैस, लिक्विड, सॉलिड में, और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है. रीजन क्या है? व्हाई? ऊपर से नीचे आते हुए इनमें स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज करते हैं. अब वी वांट टू नो which kind of intermolecular force is present in noble gases. Very simple. Noble gases are here I will write the diatomic molecules. Noble gases consist of diatomic molecule. Diatomic. F2 consists of 2 atoms. Fluorine, this is F2. We have Cl2. Chlorine, हाँ, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा होगा. इसमें एक एटम, एटॉमिक नंबर 9, एक एटम की बात करो, इसमें 17, इसमें 35, इसमें 53. एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा, दे आर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नॉन-पोलर. और मैंने क्या कहा? व्हेन वी से द नॉन-पोलर, ओनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आर प्रेजेंट इन देम. सो द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दे आर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट and the change in physical state from gases to solid. That is only the responsible is only the London dispersion forces. यहां भी वही बातें करेंगे. When we move from top to bottom in the halogens, the size of electronic cloud increases because there is increase in atomic number of electrons, and the ease of dispersion also, and that increases the polarizability. As a result, the strength of London dispersion forces increases, which increase the boiling point, which change the gas into solid. इन दोनों में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप इनको इन 4 टर्मिनोलॉजी की बेस पर आंसर करें. द सेकंड फैक्टर, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. अगर मैं इसको समराइज करूं, इतनी बड़ी बात, इसको मैं सिर्फ छोटी सी बात करूं. द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी. वी यूज द टर्म एटॉमिसिटी. स्टूडेंट, फिर मैं जैसा ये एक मैंने रिलेशन डेवलप किया ना, मैं पहले यहां पे आपको रिलेशन बताता हूं, फिर मैं आपको कुछ खास बातें बताऊंगा. पहली बात, रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि एटॉमिसिटी. स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल, मैं सारे को लफ्ज एटॉमिसिटी में अकोमोडेट कर गया. एटॉमिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस. ये आपने समझी, यानी इन दो की जगह पे काइंडली इसको अकोमोडेट कर लो, क्योंकि मैंने इसकी बीस पे बात कर दी. अब जरा सुनना, एग्जांपल सुनना. मैं आपसे ना अल्केन्स को डिस्कस करता हूं. अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब अल्केन्स में ना अगर आप देखेंगे, लुक एट दिस वन इज वेरी यूजफुल टेबल. The first 4 members of alkane family, methane, ethane, propane, butane, they are gases at room temperature. The next one, they are liquids. Here is a problem, and we will discuss that problem later on. That is about the isodecane. वो मैं बाद में डिस्कस करता हूं. अच्छा,
इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ना जैसे जैसे अल्केन्स में मीथेन ईथेन पर जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ इंक्रीज करती है, वो गैसेस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड में मूव करते हैं, फिजिकल स्टेट में चेंज आ रही, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास स्टूडेंट्स, मेरे पास है ईथेन। ईथेन ईथेन को मैं दो तरह से लिखूंगा। मैं लिखूंगा C2H6, मैं लिखूंगा CH3CH3। दिस इज द ईथेन। अब ईथेन गैस है, पहली बात, ईथेन इज अ गैस है। और दूसरी बात, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -88.6। बॉइलिंग पॉइंट, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं, -88.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो बातें यू हैव टू लर्न अबाउट ईथेन। सिमिलरली आई हैव एन अदर अल्केन दैट इज हेक्सेन। हेक्सेन को हम क्या कहेंगे, ये है C6, 6 कार्बन है, और H14, दिस इज द हेक्सेन। अब इसका अगर आप देखेंगे, दिस वन इज द लिक्विड, फिजिकल स्टेट पे लिक्विड है, एंड इस बॉइलिंग पॉइंट दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज 68.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो बातें। अब वो ईथेन दैट इज एन अल्केन, हेक्सेन दैट इज एन आल्सो अल्केन, but this is a huge difference in 2 points. That is, they are physical state. This one is a gas, this one is a liquid. Question आपसे पूछा जा सकता है, ethane is a gas but hexane is a liquid. Why? दूसरी बात, look at the boiling point, -88, very minus, that is +68. That is a huge change. इसका मतलब है कि जब अल्केन में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन अब मूव करते हैं, फिजिकल स्टेट गैस लिक्विड, वही जो ऊपर बातें की है, फिजिकल स्टेट गैस लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और दूसरी बार बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन वो कहते हैं वेरी सिंपल, जब आप मीथेन से ईथेन से प्रोपेन आप मूव करते हैं, एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं। जब एटॉमिसिटी इंक्रीज करेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन। जरा एक और भी बात समझ, एक और भी जरा सुनना। मैं ईथेन का एक मॉलिक्यूल, आप मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम शो करूंगा। ये मैंने दो कार्बन है, ये ईथेन का एक और मॉलिक्यूल, दो कार्बन, ये एक और मॉलिक्यूल। सिमिलरली मेरे पास हेक्सेन का मॉलिक्यूल है, ये 1 2 3 4 5 6, a chain of 6 carbon, and we have another molecule 1 2 3 4 5 6। अब एक बात ज़हन में बिठा लो, वो नहीं आप निकाल सकते कि ये जो अल्कीन्स है ना, दे आर नॉन पोलर, एंड इन नॉन पोलर वी ओनली ऑब्जर्व द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में जो फिजिकल स्टेट में वेरिएशन और बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है, इसका कम इसका ज्यादा, द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दीज टू चेंजेस, these two differentiation, that is the strength of London dispersion forces. इसका मतलब इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग है, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक है। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं वाई, ऐसा क्यों है। एक तो बात आ गई, इट्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ जस्ट 8 atoms, 2 atoms of carbon, 6 atoms of hydrogen, just 8 atoms, and its molecule consists of 20 atoms, 6 of carbon, 14 of hydrogen. इसकी एटॉमिसिटी ज्यादा, इसकी एटॉमिसिटी कम। मैं एक और भी पॉइंट आपको बता रहा हूं, और वो क्या, अगर आप ईथेन के केस में देखें तो लेंथ ऑफ कार्बन चेन कम है, दैट कंप्राइजेस ओनली ऑफ 2 कार्बन, और यहां पे इसका सरफेस एरिया कम है। ये दोनों मॉलिक्यूल सिर्फ 2 पॉइंट्स पर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड इन केस ऑफ हेक्सेन, ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया, both molecule interact at several points. मैं तो एक सेंटेंस आपको याद करवाना चाहता, सिर्फ एक सेंटेंस। देखें आप सेंटेंस क्या याद करेंगे, अ मॉलिक्यूल, मैं इसके बारे में कह रहा हूं, अ मॉलिक्यूल विद लार्ज चेन लेंथ एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये मॉलिक्यूल जिसमें चेन लेंथ लार्ज है, इट एक्सपीरियंसेस stronger attractive forces. Why? Because due to greater surface area. इसका मतलब इसमें सरफेस एरिया बड़ा है और इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है। मतलब कि हेक्सेन के केस में देयर आर मोर प्लेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स टू इंटरेक्ट, और यहां पे कम है। एक चीज मैं जरा बताना चाहता हूं, वो जरा देखिएगा स्टूडेंट,
एक बात ध्यान में रखनी है कि जो स्टेट चेन अल्केन है ना, ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टेट चेन अल्केन है उनका बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच चेन अल्केन से ज्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चेन अल्केन इज ग्रेटर देन ब्रांच चेन। लुक एट दिस, दिस वन इज डीकेन, इट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्बन एटम्स, स्टेट चेन है, एंडीकेन है, and its boiling point is 174.1 degree centigrade. And this one is isodecane. This one is branch chain alkane है, decane उसका isomer है, but its boiling point is 163 degree centigrade. अगर मैं इस boiling point को 163 को अगर मैं फ़ारेनहाइट में लिखूं, फ़ारेनहाइट में, then it will become the 327 degree Fahrenheit. ये मैंने आखिरी जो बात बताई है ना, ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है जिसको दुरुस्त कर रही स्टूडेंट। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आखिर में कुछ ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं, उन सबको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप इनके आंसर जानना चाहते हैं, यू हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव अ ग्रेट मटीरियल, दैट इज वाक सीरीज एंड दैट इज आवर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक। आप यहाँ से इस्तेफादा कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, वी हैव द रीड एंड पास बुक एज वेल, वहाँ से भी आप इसका इस्तेफादा कर सकते हैं। हमने इन बुक्स को आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, आपकी प्रॉपर एग्जाम प्रेपरेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, और ये हमारी साल हा साल की मेहनत है। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है, इल्म की रोशनी को घर घर तक पहुँचाना। अल्लाह हम सब से राज़ी हो, अल्लाह हम सब से खुश हो, अल्लाह हम पर फजल फरमाए, अल्लाह हम पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।